नमस्ते बच्चों। हिंदी आईसीएसई के रिवीजन के सेमेस्टर 2 के लिए आज जो चैप्टर्स मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, उनमें से पहला चैप्टर है सूखी डाली, दूसरा है दो कलाकार और तीसरा है भेड़े और भेड़िए। तो ये हमारा पहला इस तरह का रिवीजन है। पहला जो चैप्टर लिया है वो है सूखी डाली। अवतरण को ध्यान से पढ़ेंगे। हालांकि आपको मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि अवतरण नहीं रहेगा, पर फिर भी यहाँ पर एक जानकारी के लिए और एक मदद के लिए अवतरण मैंने दिया है। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं। सपोज अगर आपकी परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है कि मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, प्रस्तुत कथन के वक्ता के बारे में जानकारी दीजिए। सिर्फ इतना रहेगा। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाक्य एक अवतरण के रूप में हो सकता है और सिर्फ इतना वाक्य रह सकता है। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1। और डैश करके सेम क्वेश्चन, प्रस्तुत कथन के वक्ता के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बात को समझिए जो मैंने आपसे अभी कहा, जो बात कही मैंने आपसे। तो पहला प्रश्न है, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी मंजली भाभी, तो प्रस्तुत कथन के वक्ता के बारे में जानकारी दीजिए। तो बच्चों आप इतने से समझ सकते हैं कि आपको बहुत गहराई से चैप्टर को रीड करना बहुत जरूरी है। रीड करते रहिए चैप्टर और पार्ट पार्ट करके रीड कीजिए। सूखी डाली को 10 पार्ट मतलब 10 पेजेस करके चार पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और वैसे उसको पढ़िए। तो प्रस्तुत कथन की वक्ता परेश की पत्नी बेला थी। अब जानकारी देनी है हमें। जानकारी मतलब नाम, काम और धाम। नाम क्या है, काम क्या करते हैं, रहते कहाँ है, उसे हम कहते हैं धाम। तो बेला लाहौर की रहने वाली थी। वह कुलीन घराने की सुसंस्कृत और सुशिक्षित वेल एजुकेटेड युवती थी। बेला एक ऊंचे घराने की युवती थी। ऊंचा घराना मतलब एक अच्छा घराना, संपन्न घराना। सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वहां पर एजुकेशन है, शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, कल्चर्ड है फैमिली, तो उसे कहते हैं ऊंचा घराना। तो ऊंचे घराने की युवती थी जिसे बड़े घर में रहने की आदत थी। इसके अलावा बेला के बारे में जानकारी दी गई है कि वह बात बात पर अपने ससुराल और मायके की तुलना किया करती थी और इस तुलना में अपने ससुराल को तुच्छ मतलब नीचा साबित करने की कोशिश किया करती थी। तो ये है बेला के बारे में जानकारी। दूसरा प्रश्न है, श्रोता की बहन और पत्नी का नाम लिखिए। तो श्रोता की बहन और पत्नी का नाम लिखिए। यहाँ पर कहा जा सकता है कि परेश की पत्नी और बहन का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर श्रोता के बदले हम यहाँ पर लिख सकते हैं परेश। परेश की पत्नी और बहन का नाम लिखिए। उनके बीच अनबन, अनबन का अर्थ होता है जहां पर विचार ना मिले। जहां पर चार बर्तन होते हुए टकराते हैं, सभी के विचार नहीं मिलते हैं, उनके बीच अनबन का कारण समझाइए। तो श्रोता की पत्नी का नाम बेला और बहन का नाम इंदु था। इंदु ने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी। कई मुद्दों पर उसकी अपनी भाभी बेला से बनती नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि बेला बात बात पर अपने मायके के सामने उसे ओछा साबित करने की कोशिश करती है। रजवा यानी घर की जो नौकरानी थी, मिश्रानी थी, रजवा को जब बेला ने काम से हटा दिया था, तब इसी बात पर दोनों में मतलब इंदु और बेला में बहस छिड़ गई थी। अगला प्रश्न है, श्रोता, श्रोता अर्थात परेश। अभी अभी मैंने आपसे कई बार कहा श्रोता परेश। चलिए आपके लिए मैं यहां लिख देती हूं परेश दादाजी के पास, परेश दादाजी के पास किस उद्देश्य से गया था। परेश दादाजी के पास किस उद्देश्य से गया था। दादाजी ने श्रोता के जाने के बाद क्या किया था। उनके द्वारा उठाया गया यह कदम, जो कदम उन्होंने उठाया, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या सिद्ध करता है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है उन्होंने जो यह कदम उठाया था। तो श्रोता, यहां से उत्तर आरंभ होता है। श्रोता अर्थात परेश किसी भी परिवार के उस पति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच पिस जाता है। मतलब जब पत्नी आती है परिवार में तो पत्नी के अलग थॉट्स होते हैं, घर के परिवार के अलग थॉट्स होते हैं, पत्नी के अलग चाह होती है, परिवार के सदस्यों के अलग चाह होते हैं, पत्नी के अलग पसंद होती है, परिवार के सदस्यों के अलग पसंद होते हैं। अगर पत्नी का साथ ना दे तो पत्नी नाराज, और अगर पत्नी का साथ दे तो घर वाले नाराज। घर वाले कहेंगे बीवी आई नहीं कि बस उसका ही बन गया।
तो इसीलिए कहा गया है कि पिस जाता है। तो बड़ी समझदारी से ऐसे मौकों को, ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। परेश भी ऐसी ही परिस्थिति में था जब बेला ने परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार के बारे में जानकारी दी। बेला ने बताया कि सब मुझसे ऐसे करती है, मुझसे ऐसा व्यवहार करती है। उसने बहुत सारी बातें कही है वहां पर। बेला ने परेश से पृथक गृहस्थी बसाने की मांग भी की थी। अपनी पत्नी की इसी मांग को पूरा करने के लिए परेश दादा मूलराज के पास गया था। परेश के दादाजी ने तुरंत परिवार के सदस्यों की एक बैठक बुलाई। बैठक मतलब जस्ट एक मीटिंग बुलाई उन्होंने। इस मसले को, इस समस्या का समाधान वे तुरंत करना चाहते थे और सभी सदस्यों को यह चेतावनी दी। सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें बुलाया, बल्कि उनको चेतावनी दी। बड़ी बहू, मंझली बहू और बंजली बहू को कहा कि तुम बहुत हंसती हो, तुम्हारी यह हंसी उन लोगों तक ही होनी चाहिए जो तुम्हारी हंसी का बुरा ना माने। तो इस तरह से उन्होंने उसे समझाया और बहुत सारी बातें बताई, जिसमें बेला का समय बर्बाद न करने की बात की गई। उसे पढ़ने का समय दिया जाए, यहाँ तक कि उसके काम को ही बांट लो आप लोग सब आपस में। तो ये सब बातें उसे कही गई। तो नई बहू बेला को पढ़ने का अवसर दिया जाए, उसका समय कोई भी बर्बाद ना करे। साथ ही पारिवारिक बातों में उसकी एडवाइस ली जाए, क्योंकि वो काफी पढ़ी लिखी और समझदार है, नए विचार वाली, नए फैशन वाली है। तो दादा मूल राज का यह कदम उन्हें दूरदर्शी और आधुनिक सोच विचारधारा वाला व्यक्ति सिद्ध करता है कि उनकी जो सोच विचारधारा थी वह बहुत ही आधुनिक। इस कड़ी में अगला और अंतिम प्रश्न, सूखी डाली एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रश्न को हम जान सकते हैं कि सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो अगर उद्देश्य पूछा जाए तो आप उद्देश्य के तरीके से लिखिए। हमें क्या सीख मिलती है? अगर यह प्रश्न, उत्तर यही होगा, सिर्फ आपके प्रश्न की थोड़ी सी भाषा हल्की सी वो बदल जाएगी यहाँ पर। उद्देश्य पूछा जाए तो प्रस्तुत एकांकी का यह उद्देश्य, आप ऐसे लिखिए। संदेश, तो प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से यह संदेश दिया गया, ये लिखिए। प्रस्तुत एकांकी से हमें यह सीख मिलती है, अगर सीख पूछा जाए तो ये लिखिए। बस इतना ही आपको यहाँ पर बदलाव करना है। तो उत्तर पढ़ती हूँ मैं एक बार। प्रस्तुत एकांकी एक पारिवारिक एकांकी। अगर पूछा जाए यह किस प्रकार की एकांकी है, तो यह एक पारिवारिक एकांकी है, जिसमें लेखक श्री उपेंद्र नाथाश्क जी ने यह संदेश दिया है, यह सीख दी है। उनका यह उद्देश्य है कि यदि दूरदर्शिता, सूझबूझ और प्रैक्टिकल होकर, व्यावहारिक होकर काम लिया जाए तो पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारे परिवार बिखरने से बचाए जा सकते हैं। अक्सर हम बातें हैं कि विवाह हुआ नहीं कि जो बच्चे हैं वे माता पिता से अलग हो जाते हैं, माता पिता से नहीं बनती है उनकी। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ख्याल में रख के, ध्यान में रखें, तो हम अपने परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं। साथ ही पारिवारिक समस्याओं को परिवार में ही सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मलावी और जो इसमें बंसीलाल, जो दो कैरेक्टर, उनके माध्यम से लेखक ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर हमारे पारिवारिक मसले, पारिवारिक समस्याएं घर से बाहर जाते हैं तो फिर ये दूसरों के लिए मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी पारिवारिक समस्याओं को घर में ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात कही गई है दादा मूलराज के माध्यम से कि संयुक्त परिवार समाज और देश की उन्नति का आधार है। जो दूसरा पाठ लिया गया है उसमें वो है भेड़े और भेड़िए। तो भेड़े और भेड़िए के मैंने 4 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। तो इन 4 प्रश्नों को आप पढ़िए, लिखित अभ्यास कीजिए, आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे बच्चों। प्रश्न है, पहले हम एक बार अवतरण पढ़ लेते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ अवतरण नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको अवतरण के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। प्रश्न है, वक्ता ने प्रस्तुत कथन किस अवसर पर किनसे कहा था? तो उत्तर है, वक्ता मतलब कौन है? वक्ता बूढ़ा सियार है। प्रस्तुत कथन यानी ऊपर जो कहा गया है, तो अब ये सीधे सीधे यहीं पर ऐड किया जा सकता है आपकी परीक्षा में कि प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं, इतना दे दिया जाएगा और उसके बाद एक डैश रहेगा और फिर पूछा जाएगा कि वक्ता ने प्रस्तुत कथन किस अवसर पर किससे कहा था। तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो वन प्रदेश की भेड़िया संत की प्रचार सभा में शामिल हुई थी। शातिर बूढ़ा सियार विनय की मूर्ति बने
भेड़िया को आगामी चुनाव में विजयी बनाना चाहता था। भेड़िया को आगामी चुनाव में विजयी बनाना चाहता था, इसीलिए उसने भेड़िया संत के बारे में उपर्युक्त कथन कहा। प्रश्न है, वक्ता ने प्रस्तुत कथन, तो भेड़िया ने, बूढ़े सियार ने प्रस्तुत कथन किस अवसर पर, जब ये यहाँ पर ये प्रचार सभा यहाँ जब जारी थी तब किनसे कहा था, तो भोले भाले भेड़ों से यह बात कही थी उसने। दूसरा प्रश्न है, वक्ता ने हृदय परिवर्तन के बारे में क्या क्या बातें कही थी। तो हृदय परिवर्तन, किसका हृदय परिवर्तन, भेड़िया राजा का हृदय परिवर्तन, क्या क्या बातें कही थी, तो कहाँ कही थी, तो उसी सभा में, भेड़ों की जो सभा हुई थी जिसमें कि भेड़िया राजा अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, उसी में यह बात कही थी। तो वक्ता के अनुसार भेड़िया राजा संत हो गए थे, वे 7 दिनों से घास खा रहे थे, उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र को समर्पित कर दिया था, वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़िया जाति ने भेड़ों पर जो अत्याचार किए हैं उसे याद करके भेड़िया राजा का सिर लज्जा से झुका हुआ है। और भी बहुत सारी बातें, पर इतनी बातें काफी है आपको 2 अंकों के लिए। कवि कहकर वक्ता ने किसे संबोधित किया है, वहां उपस्थित सभी कवियों की बातों को वक्ता ने सरल शब्दों में कैसे समझाया और क्यों। तो कवि कहकर वक्ता बूढ़े सियार ने पीले सियार को पुकारा है, जब उसने हाउलिंग शुरू कर दिया, हु चिल्ला रहा था, हुआ हुआ चिल्ला रहा। पीले सियार का परिचय उसने कविराज कहकर दिया है। तो कवि कहकर वक्ता ने किसे संबोधित किया है, तो कवि कहकर बूढ़े सियार ने, वक्ता यानी बूढ़े सियार ने पीले सियार को पुकारा है। पीले सियार का परिचय उसने कविराज कहकर दिया है। तो ये उसने जब हुआ हुआ चिल्लाना शुरू किया, तब वक्ता ने कहा कि यह तो स्वर्ग संगीत है और ये तो कवि हैं, इनकी बात तो सभी के समझ में आएगी नहीं, तो उसकी पोल न खुल जाए, इसीलिए उसने ये सब बातें कही। इसीलिए बूढ़े सियार ने बात संभालने के लिए कहा कि ये कोरस में गा रहे हैं, कह रहे हैं जैसे स्वर्ग में परमात्मा है वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। भेड़िया मतलब सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र ओमनी प्रेजेंट है, इसका अर्थ होता है ओमनी प्रेजेंट, पृथ्वी के सभी तत्वों की ताकत भेड़िया है। तो उसने जो हाउलिंग की पीले सियार ने, तो उस हाउलिंग में भी बूढ़े सियार ने उस मतलब भेड़िया राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें कह करके भेड़ों को दिग्भ्रमित कर दिया, उनको भ्रम में डाल दिया, और इस तरह से चुनाव का उसने वहां पर प्रचार किया। अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्रस्तुत कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए प्रजातंत्र की कमजोरियों पर प्रहार करती है। भेड़ों के माध्यम से भोली भाली जनता को प्रस्तुत किया गया और इसका फायदा किस प्रकार से नेता और उनके चापलूस उठाते हैं, इस बात को बड़ी सजीवता व रोचकता से भेड़िया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। लेखक हमें स्वार्थी, मौका परस्त, धोखेबाज नेताओं और उनके चापलूसों से बचने की और चुनाव के दौरान अपनी सूझबूझ का प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही लेखक कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ है एक ऐसे समाज की स्थापना जहां कोई जीवधारी किसी को न मारे, ना ही शोषण करे, सब जिए और जीने दे। तो ये इस कहानी का उद्देश्य है, इस कहानी की सीख है, इस कहानी का संदेश है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो चैप्टर 2 कलाकार से लिया गया है। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। तो 2022 के जो सेमेस्टर 2 बोर्ड्स होने वाला है उसमें अवतरण नहीं पूछा जाएगा। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था कि आईसीएसई अवतरण नहीं दे रहा था, पर इस बार ऐसा होगा कि अवतरण नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं हर बार अवतरण यहाँ पर पढ़ रही हूँ। अरुणा 15 दिनों के बाद कहाँ से लौटी थी, प्रश्न है अरुणा 15 दिनों के बाद कहाँ से लौटी थी और किन दृश्यों को देखकर उसका मन दुखी हो गया। इसका उत्तर है समाज सेविका अरुणा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गई थी, वहीं से वह 15 दिनों के बाद लौटी थी। वहां से जब वह वापस आई तो जैसे दृश्य उसने बाढ़ पीड़ितों के देखे थे वैसे ही चित्र बनाकर चित्रा ने रखे थे। फिर से चित्रों में इन्हीं हृदय विदारक दृश्यों को देखकर उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। वहां टेक्स्ट बुक में लिखा है कैसा कैसा हो गया, मतलब मन बहुत दुखी हो गया था। तो यही इन्हीं दृश्यों को देख करके उसका मन दुखी हो गया था। दूसरा प्रश्न है चित्रा कहाँ जाने वाली थी और वहां पहुंचने के बाद उसने किस क्षेत्र में किस प्रकार नाम कमाया। तो चित्रा को अपने नाम के अनुरूप चित्रकला का शौक था। इसी क्षेत्र में आगे की फर्दर स्टडीज के लिए, पढ़ने के लिए वह विदेश जाने वाली थी। सॉफ्ट स्किल में ये जो कलाकारी, चित्रकला का जो शौक था उसको, वहां पहुंचकर उसने बहुत पैशन से चित्रकला को सीखा
और इस क्षेत्र में नाम कमाया, पैशन मतलब लगन, और देश विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई थी। मतलब जिसे देखो वो कहता था कि अरे चित्र हो तो ऐसा, तो उसके उसके चित्रों की वहां पर धूम मची हुई थी। तीसरा प्रश्न है, चित्रा अरुणा की समाज सेवा का मजाक किन शब्दों में उड़ाया करती थी? चित्रा की कला के विषय में अरुणा के क्या विचार थे? तो यहाँ पर ये दोनों ही सखियों के बारे में आपको बात करनी है कि उसने वो क्या कहती थी उसके बारे में, और चित्रा क्या कहती थी अरुणा के बारे में। चित्रा को अरुणा की समाज सेवा वेस्ट व्यर्थ लगती थी। अरुणा जब अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाती थी तब चित्रा उसे मजाक में पंडिताइन और समाज सेविका कहकर पुकारती थी और कहती थी कि एक दिन उसकी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। और साथ ही उसका यह भी कहना था, ये यहाँ नहीं लिखा है पर साथ ही उसका यह भी कहना था कि वह इसी प्रकार से अपने आप को समाज सेविका मानती है। मानो उसका वह यह कहना चाहती है कि वो किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी एनजीओ से नहीं जुड़ी है, तो वह कैसे समाज सेवा कर सकती है। वहीं अरुणा का कहना था कि उसे चित्रा की कला निरर्थक लगती थी, उसे चित्रा की जो कला है वो मीनिंगलेस लगती थी। साथ ही अरुणा का यह भी मानना था कि कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय उसे 2-4 लोगों की जिंदगी संवारनी चाहिए, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य है और वह इतना कर भी सकती है। अब ये मनुष्यता बड़ी सबसे बड़ी कला है, ये एक स्टेटमेंट है जो दिया गया है। पाठ के आधार पर समझाते हुए लिखिए, यानी आपको 2 कलाकार पाठ के आधार पर यह समझाते हुए लिखना है। इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है। तो आप इसी वाक्य से आप शुरू कर सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्यता सबसे बड़ी कला है। यह सीखे कि मनुष्यता सब ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट आर्ट। ओके, तो प्रस्तुत कहानी की प्रमुख जो पात्र है, जो प्रमुख पात्रा है चित्रा को चित्रकारी का शौक है, उसके लिए संसार में कोई भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना तब तक महत्व नहीं रखती जब तक उसमें उसके चित्र के लिए कोई विचार न हो। इसीलिए गर्ग स्टोर के सामने का दृश्य जहां दूसरों के मन में पीड़ा उत्पन्न करता है, वहीं वहीं यह दृश्य चित्रा की कला की भूख को हवा देता है। मतलब और उसे भूख लग जाती है। किस चीज की भूख है? उसे भूख है चित्र बनाने की, और वह एक रफ स्केच बनाने लगती है। कौन से दृश्य उसकी कला की भूख को हवा देते हैं? वह दृश्य जहां उसने देखा, वाओ व्हाट अ सीन, इस तरह से उसके मन में आया कि जहां पर एक स्त्री मरी हुई है और उसके 2 बच्चे उसके शरीर को पकड़कर रो रहे हैं, चिपक कर शरीर से रो रहे हैं। दूसरी ओर अरुणा अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाती थी। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए उसने अपने भविष्य तक की परवाह नहीं की। मृत भिखारिन के दोनों बच्चों को गोद लेकर उसने उनकी उचित परवरिश की, और उसने मनुष्यता के रंग से उनके जीवन में रंग भर दिया, उनका जीवन संवार दिया। अतः सिद्ध होता है कि मनुष्यता सबसे बड़ी कला है। बच्चों, लिखित अभ्यास, मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि अगर आप लिखित अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वह भी टाइमिंग के साथ, तो फिर आगे चल करके आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आप जरूर लिखित अभ्यास कीजिए।